वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ही बता चुके थे कि 2021 की सर्दियों में ज़्यादा बड़ा बहरान आएगा। हमारे साथ एनर्जी मिनिस्टर हमाद अज़हर मौजूद हैं। हमारे साथ 2018, 19, 20 3 सालों में हमने देखा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कि गैस का बहरान रहा, कभी शॉर्टेज की वजह से, कभी कीमत बढ़ने की वजह से। और कल आपने ये बताया है कि जो पिछला साल है उसके मुकाबले में 400 MMCFD जो कि तकरीबन 9-10% बढ़ता है, गैस के हमारे ज़खायर कम हुए हैं। और साथ में आपने आवाम को यह भी बताया कि पिछले साल के मुकाबले में एक LNG कार्गो भी हमने कम लिया है इस दफ़ा। यानी कि पिछले साल शदीद बहरान था, बुरी कारकर्दगी थी एनर्जी मिनिस्ट्री की। इस साल उससे भी ज़्यादा बुरी कारकर्दगी होगी और उससे ज़्यादा शदीद बहरान होगा। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आती कि जियो का और LNG का आपस में क्या ऐसा लिंक है कि वो हमेशा बात को ट्विस्ट कर दिया जाता है LNG के ऊपर आके, और फॉर सम रीजन कॉमन सेंस को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। भाई मेरे टोटल हम 12 LNG के कार्गोज जो हैं वो खरीदते हैं महीने में। पिछले साल 11 खरीदे थे, इस साल शदीद किल्लत के बावजूद इंटरनेशनल मंडियों में हमने 10 खरीदी है। और हमारा जो 4000 MMCFD का सिस्टम है उसमें एक कार्गो की वैल्यू 100 MMCFD पर डे की होती है वहाँ जो हम निकालते हैं। तो ऐसे नहीं है कि पिछले साल को बड़ी बुरी मैनेजमेंट हुई थी या इस साल को बड़ी बुरी मैनेजमेंट हुई है। एक कार्गो का सिर्फ फर्क आया है। बाकी मुल्क तो कई ऐसे हैं जिनसे कोई भी कार्गो खरीदना नहीं किया और आपको $30-35 पे कार्गोज ढूंढते फिर रहे हैं। हमारी तो वेटेड एवरेज $12-13 की आई है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये बड़ी अचीवमेंट है। सुने मेरा ये तो ये ख्याल है कि ये बड़ी अचीवमेंट है कि हमने जहाँ पे आलमी मंडी में इतनी किल्लत है इस वक्त और आसमानों को LNG की कीमतें छू रही हैं, वहाँ $12-13 की वेटेड एवरेज पे हमने 10 कार्गो नवंबर और दिसंबर के लिए सिक्योर कर ली है। कई लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, मीडिया में भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद इनको बहुत कम मिलेगा, आधे से भी कम मिलेगा, लेकिन फर्क सिर्फ एक कार्गो का है। अच्छा, इसके मुकाबले में ये इस एक कार्गो से आपका ना कम होने से 100 MMCFD का नुकसान होता है। पिछले जो साल लोकल गैस की सिर्फ डिप्लीशन 12 महीने में हुई है वो 220 MMCFD की हुई है, और जो लोड बढ़ा है डोमेस्टिक का वो 130 MMCFD बढ़ा है। तो 350 MMCFD का एक्चुअली वो जो शॉर्टफॉल है वो मेजर शॉर्टफॉल है जो लोकल गैस की डिप्लीशन की वजह से आ रहा है, RLNG की वजह से नहीं आ रहा। अब आप कह रहे हैं कि LNG से क्या मामला है और कॉमन सेंस जो है वो प्रिवेल नहीं करती। अब आप खुद ही बता दें। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हाँ हमारे ज़खायर जो है गैस के कम हुए हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में फिर भी हमने एक कार्गो कम मंगवाया है। तो कैलकुलेशन आप खुद करके बता दें कि बहरान और गैस की शॉर्टेज पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, क्योंकि हम पिछले साल के मुकाबले में एक कार्गो कम मंगवा रहे हैं। इसका बड़ा सादा सा जवाब है, जो आपका विंटर लोड बढ़ता है ना वो डोमेस्टिक साइड पे बढ़ता है, वो आपका इंडस्ट्रियल साइड पे नहीं बढ़ता, वो डोमेस्टिक साइड पे बढ़ता है। ये LNG आपकी पावर और इंडस्ट्रियल साइड पे जाती है, ठीक है जी। हमारे पास प्राइसिंग मैकेनिज्म नहीं है कि हम इस LNG को उठा के डोमेस्टिक पाइपलाइंस में डाल दें और नुकसान ना हो। पिछले सालों में जो थोड़ी बहुत, मेरा ख्याल है हार्डली एक कार्गो शायद डालते होंगे वो डोमेस्टिक पाइपलाइंस में, तो 30-35 अरब का नुकसान होता था जब डोमेस्टिक को LNG देने की कोशिश की गई है। तो लोड जो बढ़ा होता है विंटर्स में वो डोमेस्टिक का बढ़ा होता है। इंडस्ट्री का जो लोड है और जो पावर का लोड है, इफ एनीथिंग उसमें थोड़ी सी कमी आ रही होती है। हाँ, तो इसलिए ये 11 में और 10 कार्गोज में ना, मेरी बात सुने, 11 और 10 कार्गोज में तो ज्यादा फर्क नहीं है। जो फर्क आ रहा है वो आपकी डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक सप्लाई में आ रहा है। एक तो वजीर आजम इमरान खान ने, अगर आप चाहें तो मैं सुनवा भी दूं, 2020 में कहा था कि 2020 की सर्दियों में बहरान होगा, और खुद वजीर आजम ने कहा था कि 2021 की सर्दियों में इससे ज्यादा शदीद नुकसान होगा, तो हमें तो बेहतर प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। और सिर्फ एक कार्गो आप कह रहे हैं कि कम लिया है हमने। यहाँ बात एक कार्गो की चले, वो एटलीस्ट मैच तो करना चाहिए था कि 11 कार्गो लेते, लेकिन खुद नदीम बाबर साहब कह चुके थे कि अब हमारे पास 1400 MMCFD की गुंजाइश है। मैं सुनवा देता हूँ, उसके बाद जवाब दीजिएगा इसका। टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी। दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। जी, आपसे पहले जो वजीर थे उमर अयूब साहब और नदीम बाबर साहब SAPM, उन्होंने कहा था कि राइट ऑफ वे मिल जाएगा तो 1400 MMCFD 1350 MMCFD की गुंजाइश हो जाएगी। राइट ऑफ वे मिल गया, बाद में उन्होंने कहा है कैपेसिटी 1400 की। तो आप क्यों कह रहे हैं कि 1200 MMCFD और 12 कार्गोज की गुंजाइश है हमारी? आज वो जो एक्स्ट्रा कार्गोज लाने हैं वो प्राइवेट सेक्टर ने लाने हैं। आप मेरे से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं हुकूमत के कार्गोज का ऊपर, और हम उसके ऊपर बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक्सेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर चला जाए। उसके अंदर कुछ लीगल इश्यूज हैं, कुछ अप्रूवल्स रिक्वायर्ड हैं जो हम, और कुछ बोर्ड के डिसीजंस हैं दोनों सुई कंपनियों के जो लेने जरूरी हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको लें। बात सारी ये है कि ये जो RLNG के 11 कार्गो 10 होने की वजह से गैस का क्राइसिस नहीं आता।
समझने की बात ये है, और ये किसी भी आप एनर्जी एक्सपर्ट से जाके पूछ लें कि डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक सप्लाई का जो गैप है उसकी वजह से डोमेस्टिक साइड के ऊपर एनर्जी का क्राइसिस आता है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे बजाय कि आप ग्रिल करें गवर्नमेंट को, आपको इस वक्त गवर्नमेंट की ये तारीफ करनी चाहिए कि इतने मुश्किल हालात में भी 10 कार्गोज नवंबर और 10 कार्गोज दिसंबर में उन्होंने मैं गवर्नमेंट की तारीफ पर आता हूं हमाद साहब। इस वक्त कोई ट्रेडर जो है वो कमिट करने को तैयार नहीं है कार्गो में, आपको बताऊं। आप इस वक्त मैं अभी चंद लम्हों हुकूमत की तारीफ पर भी, लेकिन मुझे नदीम बाबर और उमर यूसुफ साहब ने कोई प्राइवेट सेक्टर का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा सिर्फ सिंध हुकूमत रुकावट है। सारा का सारा ब्लेम 2020 की सर्दियों में सिंध हुकूमत पर डाला जा रहा था। राइट ऑफ वे मिल गया, अब आप नए सवाल मुकम्मल होने दें प्लीज। अब आप नए मिनिस्टर आए, राइट ऑफ वे मिल गया, आप कह रहे हैं कि मसला तो प्राइवेट सेक्टर का और लीगल इश्यूज का है जिसकी वजह से हम 1200 से 1400 MMCFD पे नहीं जा सकते। यानी पहले सिंध हुकूमत पे ब्लेम कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर का मामला है। 1200 से 1200 से 1350, और ये एक कार्गो बनता है, 2 कार्गो बनते हैं, तकरीबन एक कार्गो 100 MMCFD के करीब बनता है। इसके अंदर हम दूसरे बल्कि अरेंजमेंट्स लेके आ रहे हैं कि हम इसको मजीद बढ़ाएं और स्वैपिंग अरेंजमेंट्स लेके आ रहे हैं, और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। इसमें दोनों इशूज थे, एक इशू था फिजिकल इशू के पाइपलाइन मौजूद नहीं थी, और दूसरा फाइनेंशियल और लीगल इशू है जिसको अब हम एड्रेस कर रहे हैं। और ये बताइएगा, जब आप कहते हैं कि हुकूमत की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि 12 से 13 डॉलर की वेटेड एवरेज पे आप लोगों ने इस महंगी LNG मार्केट में LNG खरीदी और 10 आपने कार्गोज खरीदे हैं पिछले साल के मुकाबले में, एक कार्गो कम। इसमें हुकूमत का कितना कमाल है और लॉन्ग टर्म मुआहिदों का कितना कमाल है? क्योंकि जहां तक मेरे सामने नंबर्स हैं, 9 कार्गोज तो इसमें लॉन्ग टर्म है ना हमारे। जी सर, बात यह है कि हमारा लॉन्ग टर्म शुरू होना था जनवरी में। हमने वहां बात करके और कॉन्ट्रैक्ट को बड़ी बारीकी से पढ़ के हम नवंबर से हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट किया। ये हुकूमत का कमाल है। अगर हमने ये ना किया होता तो आज आपके पास 10 कार्गो नहीं होते, 10 से काफी कम कार्गो होते। हाँ, तब मैं आपको कहता कि अब नॉन डोमेस्टिक साइड पे हम डिमांड को केटर नहीं कर सके। लेकिन हमाद साहब, ये सवाल तो फिर इस तरह भी पूछा जा सकता है ना कि फरवरी में हमने कतर से मुआहदे किए थे 2 कार्गोज के, जो कि जनवरी में शुरू होने थे। आप कह रहे हैं कि हमने उसको नवंबर से शुरू करवा दिया, जब फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वजीर आजम को पता था कि गैस का बहरान शदीद होगा, तो उसको फरवरी से ही हमने क्यों नहीं शुरू कर लिया, या मार्च और जून जुलाई से क्यों नहीं शुरू कर लिया इसको? क्योंकि इसकी वजह यह है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, उसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक बायर और एक सेलर होता है। दोनों का जब तक मुआहदा ना हो तो नहीं है। ये बायर की सिर्फ ख्वाहिशात नहीं होता, सेलर की अवेलेबिलिटी और ख्वाहिशात पे भी होता है। जहाँ पे हमें सेलर और बायर उनका आपस में मुआहदा हुआ है उधर ही हुआ है। हमारी तरफ से तो बेहतर था कि पहले शुरू कर लेते, लेकिन हमने जब तो मानी है कि हम आपको सप्लाई कर सकते हैं तब से किया। और ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने पीक सीजन में 2 माह पहले से हमें जब कि नहीं मिल रहा उन्हें इंटरनेशनली, किसी को भी मिल रही है, पाकिस्तान को नहीं, कोई भी गवर्नमेंट जो है ट्रेडर्स उनको कमिट करने के लिए तैयार नहीं है 15 दिन की विंडो में। तो उस दौरान हमें कतर से 2 कार्गो जो है वो एक्स्ट्रा मिलते हैं नवंबर में और दिसंबर में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है, इस पर सुल्तान होना चाहिए। इसमें बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसमें आप हुकूमत को कितना क्रेडिट देंगे? क्योंकि 10 में से 2 कार्गो आप कह रहे हैं जो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म डील की है, बाकी 7 कार्गो, 5 कतर से, 1 गनवर से, 1 EMI से, ये तो वही लॉन्ग टर्म मुआहदे हैं जिसपे नून लीग ने जो है लॉन्ग टर्म मुआहदे किए थे, जिसपे वजीर आजम एक वक्त पे कह रहे थे कि हम तो फंस गए इन लॉन्ग टर्म मुआहदों में। लेकिन आज आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि जहां मार्केट में 30-35 डॉलर की गैस हो गई है, वहां पे हमें 12-13 डॉलर पे वेटेड एवरेज पे मिल रही है LNG। तो उसमें 10 में से 7 कार्गो तो लॉन्ग टर्म पे नून लीग के मुआहदे किए गए हैं। तो मुझे एक बात है ना, अगर 2 महीने नून लीग के लॉन्ग टर्म मुआहदों में हमें सस्ती गैस मिल रही है, तो जब पिछले 4 साल हमें उनके लॉन्ग टर्म की वजह से स्पॉट मार्केट से महंगी गैस मिलती रही है, इन 2 महीने की वजह से मैं वो सारे गुनाह उनके माफ कर दूं? नहीं, आपने तो कल ही बात की ना। अभी तो हमाद साहब इस 10 अभी तो आप क्रेडिट ले रहे हैं। मेरे साथ बैठ जाए। नहीं, हमाद साहब एक सवाल सुन लीजिएगा। अभी तो आप क्रेडिट ले रहे हैं कि 10 जो हमारे पास कार्गो आ रहे हैं इस महंगी मार्केट में, उस पर तारीफ करनी चाहिए हुकूमत की। तो 10 में तो 7 नून लीग के किए गए मुआहदों के है ना, उसमें हमें तारीफ करनी चाहिए कि हमने 2 जो कार्गोज हैं, जो 4 कार्गोज हैं, वो हमने वक्त से पहले कतर के साथ मुआहदा करके जो नून लीग से भी सस्ता पहुंचता है वो कराएंगे। और जहाँ तक नून लीग के मुआहदे की बात है, अगर मुझे ऑप्शन दिया है कि मैं नून लीग के 4 साल महंगे कार्गो के सिर्फ दिसंबर और नवंबर 2021 में सस्ते कार्गो ले लूँ तो मैं ये सौदा ना करूँ। हाँ, 2019-20 तक की ये बात आपकी दुरुस्त है कि उस वक्त लॉन्ग टर्म के मुआहदे जो है वो स्पॉट से ज्यादा महंगे थे। लेकिन जब अभी आप ये कह रहे हैं कि मैं 2 कार्गोज की तारीफ करूं, तो आप भी 7 कार्गोज की तारीफ कर लेना कि आज इस महंगी मार्केट में उनके लॉन्ग टर्म मुआहदों से हमें फायदा हो रहा है। और हमारे साहब, क्योंकि आप इन मामलात को समझते हैं, क्योंकि आप इन मामलात को समझते हैं, 4 साल महंगी LNG लेनी पड़ी है। लेकिन क्योंकि आप मामलात
मैं तारीफ करूं जबरदस्ती उनकी, अगर जियो का मैं जबरदस्ती तारीफ करूं, जियो की बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए कैसे करूं? इन मामलात को समझते हैं। जब हमने 10.2% पे कतर से कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस वक्त स्पॉट मार्केट भी आसपास थी, उस वक्त लॉन्ग टर्म इसी मुआहदे यही रेट पर हो रहे थे। जब नून लीग ने 13.7 पे किया, उस वक्त भी चाइना ने देख लें 14% के आसपास किया। डेटा दिखा देता हूं, उस वक्त कम पे हो रहे थे मुआहदे। ये आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। उस वक्त मेरे पास आप डेटा ले लें मेरे से, उस वक्त कम पे मुआहदे हो रहे। अगर आपके पास वो डेटा मौजूद है प्लीज नैब को दे दीजिएगा, क्योंकि नैब अब तक ये नहीं साबित कर सका है कि उस वक्त जब पाकिस्तान ने 13.737% पे लिए थे तो उससे सस्ते कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे दुनिया भर में। उसके बाद उसी टाइम फ्रेम में सस्ते मुआहदे हुए थे और नैब और ब्रिटिश पे केस कर रहा है। अच्छा हमारे साहब, एक और तनकीद ये भी होती रही है कि हम वक्त से पहले क्यों नहीं फैसले करते। हमें पता था शदीद सर्दियां आनी है। आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट उठा के देख लें, चाइना ने, इंडिया ने अप्रैल में बाइंग शुरू कर दी थी सर्दियों के लिए। तो इसकी सवाल सर अगर मुकम्मल हो जाए, क्या वजह है कि हम भी प्रिय थे और कम से कम स्पॉट की कुछ कैपेसिटी अगर हम एडवांस में बुक कर लें, जैसे चाइना, इंडिया, दीगर ममालिक ने किया, जापान ने किया, अमीर ममालिक हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं महंगी एलएनजी, फिर भी वो कर लेते हैं वक्त से पहले, हम क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, पहली बात है आपने कहा कि ये तनकीद हो रही है, तनकीद नहीं हो रही है, सिर्फ एक चैनल पे एक ही है तनकीद कर रहा है पिछले 3 साल पे, और आप उसको नजदीक समझा के सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं होता। आप जब स्पॉट मार्केट में जाते हैं तो बहुत मतलब ऐसे होता है कि आप माल, क्योंकि ये एक मूविंग मार्केट है और इसमें बड़ी वॉलेटिलिटी है। तो जैसे आप एक स्टॉक खरीदते हैं उसके अगले दिन हो सकता है या अगले हफ्ते की कीमत नीचे चली जाए, कभी कभी ऊपर भी जा सकती है। आज तक कोई ऐसा मॉडल नहीं बना जो एलएनजी की मार्केट फेस करे। दूसरी बात यह है कि हमने 11 सितंबर को दिसंबर और जनवरी के लिए टेंडर किया। इससे ज्यादा हम एडवांस और क्या करें यार। 3-4 माह पहले ऐसी मुल्क में जहां पे पावर डिमांड, जो कि सबसे बड़ा कंज्यूमर है एलएनजी का, उसकी डिमांड 70% वॉलेटाइल होती है, तो मैं इतना पहले हम ले लें। ऑलरेडी आपके अब 90% के करीब 80% के करीब तो लॉन्ग टर्म पे है। 30% आपके पास छोटा मार्जिन रह गया, वो आपको मार्जिन चाहिए प्राइस। और मैंने हमारे साहब एक तो शायद आप शाहजेब खानजादा साहब की बात कर रहे हैं, वो आपको शो पे इनवाइट करते रहते हैं, मेरे ख्याल से वो मामला आप वहीं पे उनके साथ जाके डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने भी देखा है, उन्होंने तो कोट किया है, सर सवाल तो सुन लीजिए, अब कोट किया है ब्लूमबर्ग को। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि चाइना ने मार्च अप्रैल में सर्दियों के लिए 35 कार्गो खरीदे। तो इसमें शाहजेब खानजादा साहब क्या कहते हैं? मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि चाइना ने क्या इकदाम किया और वो इकदाम हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे पास 10 मुल्क बता देता हूँ जिन्होंने शायद पाकिस्तान में या फिर वो साबित, भाई ये तो एक मूविंग मार्केट है, एक स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर भी जाती है। अब आप इस वक्त तो शो नहीं करते कि जब पाकिस्तान एलएनजी खरीदता है और उसके एलएनजी की कीमत जो है वो महंगी हो जाती है। शो तब होता है कभी, और कोई आज तक मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक ये डिस्कोर्स जो है उसके अंदर क्लैरिटी क्यों नहीं आ सकी, और हम अभी इस बात कर रहे हैं। आप देखते हैं हमने 11 सितंबर को अगर हम दिसंबर और जनवरी के लिए कार्गो कर रहे हैं तो हम कितना और पहले करें? तो 4-5 माह पहले बिड्स इनवाइट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में किल्लत आई हुई है, पूरी दुनिया में मार्केट ऊपर चली गई है, कोई इस मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। स्टोरेजेस आपके पास है नहीं, तो इतने इनफ्लेक्सिबल मॉडल में जो हमें अगर हम सिर्फ 10 कार्गो नवंबर और दिसंबर की हमारे पास नहीं है, सिक्योर हो गई हैं और एक अच्छे रेट पे हो गई हैं, तो इसमें इतनी अफसरदा होने की। हमारा साहब ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि जिन ममालिक ने प्रूडेंट फैसले किए, बरवक्त फैसले किए, उनकी मिसाल हम लें, या उन ममालिक के लिए जिन्होंने ताखीर से फैसले किए और पाकिस्तान की तरह वो महंगी एलएनजी अब स्पॉट पे खरीद रहे हैं। अच्छा, कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो एलएनजी खरीदता है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद एलएनजी की कीमत नीचे चली जाती है तो उस पर वहाँ पे मीडिया पे शोज होते हैं। ये मैं आपको पूरी तसल्ली से बता सकता हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस है कि सिवाय पाकिस्तान के ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी कहना कि प्रूडेंट फैसले नहीं हो रहे, एक बोर्ड बैठा हुआ है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं, पब्लिक सेक्टर के भी लोग हैं, वो बिल्कुल खुद मुख्तार बोर्ड है। वो फैसले करता है पीएसओ साइड पे भी और पीएलएल साइड पे भी कि हमने एक ओपन टेंडर और कम्पेटिटिव प्रोसेस के जरिए, ये ओपन टेंडर छपता है अखबारात में, पूरी दुनिया से एनर्जी कंपनीज उसमें टेंडर देती हैं और जो सबसे सस्ता रेट होता है वो खरीद लेता है। तो एक इंतहाई ट्रांसपेरेंट मेथड मौजूद है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का खुद मुख्तार बोर्ड मौजूद है जिसकी फैसला साजी में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होती किसी सियासी शख्सियत की तरफ से। अब इसके और एक ये मूविंग मार्केट है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, इसको आज तक कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सका। अच्छा, इसके अंदर रहते हुए मैं समझता हूँ कि खासा इस मॉडल के अंदर रहते हुए, एक ट्रांसपेरेंसी के इम्पेरेटिव को सामने रखते हुए, एक मुश्किल माहौल में खासे अच्छे फैसले हो जाते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि इसको हम अना का मसला क्यों बता रहे हैं। ठीक है, नहीं अना का मसला नहीं, और ये सिर्फ एक चैनल का मसला भी नहीं है। मैं आपको स्टेट ऑफ इंडस्ट्री 2021 की रिपोर्ट है नेपरा की, मैं आपको पढ़ के जरा 2 लाइनें बता देता हूँ, आप इसका जवाब दे दीजिएगा। रिपोर्ट कहती है, ड्यूरिंग द ईयर फिस्कल ईयर 2020-21 पावर सेक्टर ऑल्सो विटनेस्ड द चैलेंज ऑफ फ्यूल सप्लाई। ड्यूरिंग द पीरियड द सिस्टम ऑपरेटर रिपोर्टेड
that it had been conveying its demand for RLNG to concerned quarters well before time, but still it could not get the required volume of RLNG resultantly. At occasions, various RLNG plants were either unutilized or underutilized. अब ये खुद कह रहे हैं कि डिमांड मिल जाती है, बर वक्त फैसले नहीं होते, ताखीर से होते हैं, जिसकी वजह से आपके अपने पावर प्लांट्स या तो अंडर यूटिलाइज है या अनयूटिलाइज है। अब ये नेपरा की रिपोर्ट कह रही है। अच्छा, ये तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो 70-80% से ज्यादा पूरा साल यूटिलाइज रहते हैं। 100% पे यूटिलाइजेशन रखने के लिए एक ऐसे सिस्टम है जहां स्टोरेजेस आपके पास नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, लेकिन 70-80% भी एक खासी सेटिस्फैक्ट्री, बल्कि 80% से भी ज्यादा 90% तक भी यूटिलाइजेशन जाती है। 66% सिर्फ हमारा बेंचमार्क है टेक और पे का, इसके बाद हमें स्पॉट्स पे जाना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है इस सूरत हाल में तो ये हमारी जो यूटिलाइजेशन है, बाय द वे, वो पीएमएलएन गवर्नमेंट की यूटिलाइजेशन से ज्यादा है आरएलएनजी प्लांट। बट फिर ये नेपरा की तनकीद कर रहा है इस रिपोर्ट में। और एक और नेपरा तनकीद नहीं कर रहा। देखें, आपका एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। आपका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि आपके मुल्क में पावर की वेरिएशन बहुत ज्यादा है। आप 9,000 मेगावाट से 25,000 मेगावाट डिमांड जो है वो वेरी करती है एक साल में, और ये सीजनल है, यानी कि मौसम पे इसका बड़ा असर होता है, क्योंकि डोमेस्टिक लोड ज्यादा, इंडस्ट्रियल लोड कम है, तो मौसमियाती जो सीजनल चेंजेस आते हैं उससे इसका बड़ा फर्क होता है। अब पावर जो डिमांड कन्वे करती है, अगर वो डिमांड जो है उसके अंदर कोई फर्क आता है इंटरनेशनल मार्केट से प्रोक्योर करने में, या जब वो मटेरियल अगर प्रोक्योर कर लिया जाए और पावर की तरफ से वो डिमांड जो है वो उस तरह ना हो, मेरिट ऑर्डर में नीचे चले जाए आरएलएनजी प्लांट्स, तो फिर पावर को आउट ऑफ मेरिट ऑपरेट करना पड़ता है। इसलिए ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बावजूद 80 से 90% इसके बावजूद हमारे साहब नेपरा इसको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के तौर पे नहीं देख रहा है। एक और पैराग्राफ में आपको पढ़ के दिखा देता हूं। ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2020-21 द पावर सेक्टर विटनेस्ड द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट आरएलएनजी पावर प्लांट एंड सम अदर कॉस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट। Underutilization of these power plants, that is operating these power plants on a part load, is reducing their efficiency and increasing their energy purchase price. On one hand, and on the other hand, unutilized capacity is increasing their per unit capacity payment. अब ये नेपरा कह रहा है कि आपकी पर कैपेसिटी कॉस्ट बढ़ रही है, आपकी एनर्जी परचेज प्राइस बढ़ रही है। पता नहीं आरएलएनजी प्लांट की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं? आरएलएनजी प्लांट्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आरएलएनजी प्लांट्स तो 80 से 90% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं यार, इससे ज्यादा यूटिलाइजेशन कौन सी होती है? फिर तो आप नेपरा को चैलेंज करें मेरे ख्याल से, क्योंकि रेगुलेटर तो ये कह रहा है। नेपरा इसका तो बेहतर नेपरा ही जवाब दे सकते हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं। आप जब जियो पे तनकीद कर सकते हैं कि एक ही चैनल पीछे लगा हुआ है, तो नेपरा पे भी कर देना उस किस्म की तनकीद, क्योंकि ये तो नेपरा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। नहीं, नेपरा ने कभी हमारे साथ तो बैठ के इसका कोई ये नहीं कहा कि जी आप आरएलएनजी प्लांट नहीं चला रहे। आरएलएनजी प्लांट तो तकरीबन फुल कैपेसिटी पे चल रहे होते हैं यार इस सीजन के दरमियान। जहां तक अब आप जबरदस्ती एक पॉइंट प्रूव करने के लिए कोई कहीं से चीज निकाल ले, तो मैं क्या कह सकता हूं? जितनी आप मुझ पे इल्जाम लगाना चाहें या चैनल पे लगाना चाहें लगा ले, लेकिन ये मैंने नेपरा की रिपोर्ट से पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हैं। और ये रिपोर्ट के शहजाद इकबाल के लिए नहीं है, ये हुकूमत के लिए है। बात खत्म कर देते हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि आरएलएनजी के प्लांट जो है वो, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं नेपरा की रिपोर्ट ये कह रही है। नहीं, आप कहें ना, आप कहें कि ये प्लांट ऑप्टिमम कैपेसिटी, ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैं डेटा लाके आपको बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेपरा रिपोर्ट मैं ये कह रहा हूं कि नेपरा ये कह रहा है कि अंडर यूटिलाइज्ड है। तो आप खुद भी तो समझते हैं ना पावर सेक्टर। मैं कैसे आज ये चैलेंज करें, आप मुझे ये चैलेंज करें कि आरएलएनजी प्लांट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी पे नहीं चलते। शहजाद इकबाल आज हमाद अजहर को ये चैलेंज करें। मैं कह रहा हूं कि नेपरा आपको चैलेंज कर रहा है। देखिए अब ये तो आप जो है, अब आप फिर पीछे हट रहे हैं, आप छुप रहे हैं हमारे साथ, आप छुप रहे हैं, आप शहजाद इकबाल के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बता नहीं रहे। आप शहजाद इकबाल के पीछे छुपने की ना कोशिश करें, आप नेपरा को चैलेंज करें कि नेपरा बतौर रेगुलेटर गलत बयानी कर रहा है। हमारे आरएलएनजी प्लांट्स की यूटिलाइजेशन बेहतर है पीएमएलएन से और 80-85% है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर हम एक सही एनवायरनमेंट में बात करें ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर स्टोरेजेस नहीं है और पावर सेक्टर से डिमांड की बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी होती है, और स्पॉट मार्केट जो है वो इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, जहाँ 100% श्योरिटी प्राइस और सप्लाई की नहीं होती। इसलिए कोई 5 या 10% का तो फर्क आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स ऑप्टिमम पे नहीं चल रहे, वो 80-90% पे अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे चलते हैं। आई थिंक ये फिर नेपरा से बात करनी चाहिए एनर्जी मिनिस्ट्री को। नहीं तो आप कह रहे हैं ना, मैंने तो आपको कहा है कि आप अपनी जाती राय में, जाती राय नहीं दे सकता मैं, जाके कैलकुलेशन नहीं करता, बट आई एम श्योर नेपरा रेगुलेटर है, वो सारी चीजों को देखता होगा ना। मतलब आप अपना मोर नहीं इस पे लगाना चाह रहे हैं, आपको खुद भी पता है कि ये बात गलत है, लेकिन आप एक प्रोफेशनल सहाफी जो है रिलाई करता है रिपोर्ट्स पे। ये नेपरा की रिपोर्ट है, आप चैलेंज कर दे, मैं कह दूंगा कि रिपोर्ट गलत कह रही है। आपकी राय समझ गया हूं मैं, आपकी राय भी मेरी बात नहीं। जी जी।